प्रिय छात्रों, सुभाष इंग्लिश स्कूल के डिजिटल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के पाठ 2 स्मृति का अध्ययन करेंगे, जिसे कि श्री राम शर्मा ने लिखा है। इसमें लेखक ने बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव चित्रांकन किया है। इस कहानी का घटनाक्रम इतनी रोमांचक शैली में लिखा गया है कि प्रत्येक क्षण परिस्थिति की गंभीरता और सामने आए खतरे का वर्णन पाठक के कौतूहल को आदि से अंत तक बनाए रखता है। बच्चों की सहज जिज्ञासा एवं क्रीड़ा कैसे कभी कभी उन्हें कठिन एवं जोखिमपूर्ण निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा करती है, इसका बहुत ही सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है। लेखक का ग्राम्य जीवन। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। उस समय सर्दी बहुत अधिक होती है, तो 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी भी हो गई थी। इसलिए शीत की भयंकरता भी बढ़ गई थी। ठंडक बहुत अधिक हो गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ में जरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। शीघ्र ही घर लौट आया। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, पर आंगन में भाई साहब का पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, में बड़ी जरूरी है। जाड़े के दिन थे ही कि 30 पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा इतनी तेज थी कि ठिठुरन हो रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने बुझाने के लिए थोड़े चने धोती में बांध दिए, जिससे कि हम खाते जाएं तो हमें ठंड का एहसास ना हो। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय बम्बूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर में स्कूल की और गांव के बीच पड़ने वाली आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे। इस कारण वह मुख्य डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्नवद हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी। इसी तरह का जीवन गांव में व्यतीत कर रहे थे। लेखक का बाल्यकाल। जैसे बच्चे बचपन में उछलते कूदते सब कार्य करते हैं, वैसे ही लेखक भी अपने भाई के साथ उछलते कूदते चल रहे थे। दोनों भाई उछलते कूदते एक ही सांस में गांव के 4 फर्लांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी ना था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उससे कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमने कुएं में उजगते ही सूजी की सबसे पहले उजगने वाला में ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जो ही ढेला गिरा तो एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोल करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन कुएं से ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। ये रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता, रोजाना ऐसा ही करता। मैं फुसक कर उस सांप को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। इसलिए मैंने जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंककर
फुसका कर सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे ही हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो जाता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारकर उस सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात तब स्मरण नहीं था। चिट्ठी का कुएं में गिरना। टोपी के हाथ में लेती तीनों चिट्ठियां चक्कर कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे ही घास चढ़ते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़फता रह जाता है, उसी बाती में चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा, ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पार पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई डांडे मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। जैसे कि अपन अगर तपेली में पानी गर्म करें और भाप के कारण बर्तन गिरता है, वैसी दशा लेखक की थी। पतीली से उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है, पानी बाहर टपक जाता है, ऐसी स्थिति लेखक की हो रही थी। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भाव को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर गालों पर आंसू आ रहे थे। माँ की गोद याद आती थी। जी चाहता था कि माँ की छाती से लगा लें और लाड प्यार करके कह दे, कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएगी। तबीयत करती थी कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय में झूठ बोलना जानता ही ना था। घर लौटकर सोच बोलने पर रूई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पीटने के बावजूद भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा में बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। इधर दिन ढल रहा था, शाम होने वाली थी। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। इस दृढ़ संकल्प से दुविधा में बेड़ियां कट जाती, मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विष दर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया गया। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचने, दूसरा जन्म, इसी चिंता ना थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। लेखक का कुएं में उतरना। लेखक कुएं में उतर रहे थे और उनका छोटा भाई रो रहा था। उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। उस पर मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी अपने वस्त्र वहीं छोड़ना पड़े। छोटा भाई भी अपने कपड़ों को उतार दी। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींचकर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं, कहीं खुल तो नहीं जाएगी, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। ये सारी बातें उन्होंने देख ली। दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को
पकड़ने में उससे परेशानी हो रही थी, तो उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास ही था। कारण यह था कि मैंने पहले अनेक सांप मारे थे, इसलिए कि कुएं में घुसने पर मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होऊंगा, तब ध्यान से नीचे देखा। अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा हुआ था। मेरे उतरने की गति जो इधर उधर हिलता तो थोड़ी धीमी हो जाती। मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाए खड़ा होता है, उसी तरह की स्थिति उसकी थी। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इससे मानो सांप के 1.5-2 फुट गज की दूरी पर पैर रखना और इतनी दूरी पर सांप के रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। ऐसी दशा में कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता है। उसी दशा में सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटकता सांप नहीं मारा जा सकता था, इसलिए थकावट से ऊपरी चरण भी नहीं चढ़ सकता था। अब प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय भी नहीं था। यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल पर उतरकर बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे ज्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती गई। मुझे एक सूझी। दोनों हाथों में धोती पकड़े हुए मैंने पैर कुएं की बगल में लगा दिया। दीवार से पैर लगते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर की दीवार से हट गया और मेरी टांगे कमर के समकोण बनाती हुई उस पर लटक गई। सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मुझे मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटकाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज की दूरी पर धरातल पर खड़ा हो गया। अब आगे इसमें सांप का लेखक से द्वंद्व कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। लेखक और सर्प की जब आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप के चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था, उसे ध्यान से देख रहा था। अन्य इंद्रियों को मां ने सहानुभूति की अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि कब किस ओर से आक्रमण करता। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी, वह तो आकाश कुमकुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है, ये मुझे उस समय आभास हुआ। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा असंभावना प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही ना था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमा जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो कि तोप के मुंह पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग दबा तो फिर पलटकर जरूर काटता, और फन के बाद दबाने से कोई संभावना न थी। उसके पास पड़ी हुई चिट्ठियों को कैसे उठाऊं? 2 चिट्ठियां उसके पास सटी पड़ी थी। एक मेरी और थी। मैं तो चिट्ठी लेने उतरा था, पर दोनों अपने पैतरे से डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर
चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था, कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप की मुंह की ओर करके उसे फन को पकड़ लूं। मारना था, बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये दो मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी और उसे बढ़ाया तो सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय से कप उठा और हाथों ने आज्ञा ना दी। डंडा छूट गया। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। उछलकर जो ही खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीऊ सा कुछ लगा हुआ था। वह सांप का विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। वह पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप ने लगाकर फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वो डंडा पहली बार इस बात ही अपमानित हुआ था या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर फूं फूं करके मेरी ओर उछलने पर धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरी कष्ट और विरह के ख्याल में उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृत्व स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। उसकी चीख निकल गई। टीका निकालना। छोटे भाई की आशंका बेजान न थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा थी। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से मेरी ओर खींच गया और गुल्लक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बजने के निकल आते हैं। देवी कृपा से डंडे से मेरी ओर खींच गया और चिट्ठियां धोती की छोर में बांध ली और मैंने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में बड़ी कठिनाई थी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। मैं डंडे को वहीं पर छोड़कर मुट्ठी में अपनी चिट्ठियां लेकर ऊपर की ओर बढ़ गया। उसने यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में शायद सांप दांत गड़ा देता। लेखक का कुएं से बाहर निकल आना। अब ऊपर चढ़ना तो कठिन काम न था। केवल हाथ के सहारे पैर को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सका। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही नहीं अधिक नहीं। उस पर 11 वर्ष की अवस्था में 36 फुट चढ़ गया। बाहें भर कर भी छाती फूल गई, धोकनी चलने लगी, अर्थात हिचकी चलने लगी। एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजा के बल पर मैं ऊपर आ गया। हाथ छूट जाता तो क्या होता, अनुमान करना भी कठिन था। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा और फिर धोती कुर्ता पहनकर किशनपुर के लड़के को अपने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था और वह कुएं की घटना को याद करता हुआ मैं आगे बढ़ गया। मातृत्व प्रेम। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने अपनी माँ को सुनाई। माँ के नेत्र सजल हो आए। उन्होंने अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डेन में अपने पंखों में छिपा लेती है। यह सब मुझे जब आभास हुआ जब मैंने अपनी माँ से अपनी घटना को बताया। कितना स्वच्छ और निश्चल होता है माता का प्रेम। आज हमने स्मृति नामक संस्मरण का अध्ययन किया। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से कार्य लेना चाहिए और अपनी सूझबूझ बनाए रखना
चाहिए। धन्यवाद।